ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया था। बायोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन देख लिए थे और बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और सर्कुलर लूप तक का हमने मैग्नेटिक फील्ड भी देख लिया था। आज का बेटा जो हमारे पास टॉपिक है ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी कि आपके पास सर्कुलर लूप आएगा बेटा, इसकी एक्सिस पर, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप है और इसकी एक्सिस मतलब ये जो बाहर आ रही है, जैसे कि अगर मेरे पास ये एक सर्कुलर लूप है तो इसकी एक्सिस मतलब जहाँ पे मैंने ये पेन डाल दिया है तो देखो एक तो नेप है और एक इसका पीछे कैप है, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, है ना। तो यानी कि ओहो आप समझ रहे होंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पॉइंट निकालें कि एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस होती है। तो बेसिकली इसकी एक्सिस हम मैं ऐसे बाहर की तरफ बना देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से ये इसकी एक्सिस थी और मेरे को इस पॉइंट से लेकर, देखो ऐसे समझो कि अगर आपके पास ये लाइन एक्सिस में जा रही है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इससे और ये वाला, यानी कि ये वाले पॉइंट से और ये वाली जो है मेरे को वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब बेटा मेरे पास यहाँ पर मान के चलिए करंट इस तरीके से लूँ, राइट, और ये तो आप लोगों को पता है, इसकी जो छोटी रेडियस है वो मान के चल लो r, इसको छोटा r मान लो, इसको s मान लो, आप लोगों की मर्जी, डिस्टेंस तो कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है। अब बेटा आप लोगों को एक चीज़ पता है कि हमारे पास ये करंट है और एक छोटे से पॉइंट पे हम लोग निकालने के लिए डीएल एलिमेंट लेते थे, बायोट-सावर्ट्स लॉ में तो कर चुके हैं हम लोग। तो आपके पास इसकी वजह से जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन में एस स्क्वायर। भाई इस पॉइंट पे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है टी पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही निकालने की कोशिश करेंगे आप। आर स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर होगी और यहाँ पे साइन थीटा आई और डीएल के पीछे 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास 90 आ जाएगा, साइन 91, तो आपके पास b की नेट वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 यानी कि 1 अपॉन में एस स्क्वायर। हाँ बेटा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पर ही 4 पाई है, टेंशन ना लो, बिल्कुल सही है। अब बेटा एक्चुअल में करना क्या है हम लोगों को कि जो b वैल्यू आएगी ये किस तरफ आएगी हमें ये बताना। तो b की वैल्यू बेटा अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक्चुअल में देखो ऐसे करंट जा रहा है हमारे पास, ये जो करंट जा रहा है देखो ऐसे जा रहा है, राइट। तो आप हमको रखिए ऐसे, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कहीं ऐसे बाहर की तरफ आता हुआ आपको प्रतीक दिखाई देता है। अब आप लोगों के पास क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है, क्या कि अगर आपके पास I और D है ये क्रॉस प्रोडक्ट में होते हैं तो जो रिजल्टेंट आएगा उनका यानी कि B ये भी 90 डिग्री पे ही आएगा, यानी कि अगर I और DL के पीछे 90 डिग्री बनाए तो आपका B भी कितना आएगा, 90 डिग्री का ही आएगा। तो मेरे पास P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा वो हमारे पास कितने डिग्री पे बनाएगी, 90 डिग्री पे एंगल बनाएगी। तो लेट्स से कि मेरे पास ये वैल्यू हमारे पास जो है इससे कितने का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो मैं मान के चलता हूँ ये फाई है मेरा एंगल, ये मेरे पास फाई एंगल, ठीक है। सिमिलरली ये अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी चीज़, ये मेरे पास एक बीम है, ठीक है। सिमिलरली कहानी मेरे पास यहाँ पर भी यही होने वाली है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ तो ये छोटा आर बड़ा आर बन जाएगा, फिर ये वाली एस डिस्टेंस की दूरी पर रहेगी और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी इस तरफ आएगा, राइट। इसको अगर आप फाई लिख के लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, फाई 1 फाई 2 दोनों फाई आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सिस बिल्कुल बीच पॉइंट पर है। अब बेटा मैंने आपको बोला था कि जो B है ना ये I के भी परपेंडिकुलर होगा और DL के भी परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आप ये वाली लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। जब आप इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये एंगल पूरा 90 डिग्री बन जाएगा। अगर ये 90 डिग्री बना है, अगर ये 90 डिग्री बना है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 माइनस 5 कर दीजिए, राइट। और इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को अगर आप एक्सटेंड कर देते हैं तो बाय सिमेट्री ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा, ये वाला तो पूरा 90 बनेगा, राइट। और ये वाला एंगल कितना बन जाएगा बेटा, 45 क्यों बनेगा, 5 की टर्म्स में देखना, आंसर साफ साफ दिख रहा है, 5 बनेगा ना बेटे, ये 5 बनेगा, ठीक है।
अगर बेटे ये हमारे पास फाई एंगल बना रहा है बी के साथ, ये वाली लाइन, ये हमारे पास बी आया था नेट, तो ये वाली लाइन क्या बनाएगा, बी cos फाई, जिधर फाई है उधर cos आ जाएगा, तो हमारे पास ये वाली लाइन क्या बनाएगी, बी cos फाई, ठीक है। और ये वाली लाइन नीचे वाली क्या बनाएगी बेटा, हमारे पास सेम यही कहानी होगी इसकी भी, ये हमारे पास ये भी फाई एंगल बनेगा, तो नीचे वाला भी क्या बनाएगा हमारे पास, बी cos फाई, राइट। अब इस लाइन पे हमारे पास इस वाले बी की वजह से जो आएगा ये आएगा बी साइन फाई, और इस वाली लाइन की वजह से जो आएगा ये भी आएगा बी साइन फाई। तो नेट वैल्यू आपको दिख रही होगी 2b साइन फाई, पर यहाँ पे 2 को नहीं लेंगे। एक्चुअल में क्या है, तो इस एलिमेंट की वजह से b sin फाई आया, इस एलिमेंट की वजह से b sin फाई आया। ऐसे ही तुम अगर यहाँ पर और यहाँ पर कोई एक एलिमेंट होगी तो भी b sin फाई, ऐसे 100 एलिमेंट और जोड़ दो, हर किसी के से b sin फाई आता रहेगा। तो ये बताना चाह रहा है कि रिजल्टेंट हमारे पास b sin फाई आने वाला है, जो कि इस पे आया, और तो dl की वजह से आया। तो जो आपके पास dl की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी, b sin फाई। इस dl की वजह से छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से इस एक्सिस पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, b sin फाई आई है। तो अगर आपको पूरे की वजह से लेना है तो आप क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा, राइट। और आप लोग यहाँ पर b की वैल्यू बताइए क्या आती है भाई, b की वैल्यू में निकाल रखी है, dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई s स्क्वायर साइन फाई। साइन फाई आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, साइन फाई आपके पास क्या हो जाएगा, p अपॉन h यानी कि इनटू r बाय s, राइट। सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा dl का इंटीग्रेशन में सीधा l लिख दूं, dl का इंटीग्रेशन l लिख देते हैं, तो l इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई s क्यूब इज इक्वल्स टू इनटू कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी dl आ रहा है, क्या गड़बड़ हो गई आपने, सॉरी ये db, आई एम सॉरी db जो b की वजह से हमारे पास आएगा ये b sin है, नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास db की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी बेटा, तो आपके पास इंटीग्रेट कर दीजिए, तो db का इंटीग्रेशन b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i इनटू r अपॉन में 4 पाई s क्यूब, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 2 पाई r, इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा लेंथ के इक्वल हो जाएगा, इनटू 2 पाई r कर देता हूं, तो हमारे पास 2 पाई बड़ा r, उसका रेडियस बड़ा r है, तो हमारे पास 2 पाई से 2 बार कट जाएगा, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स s क्यूब। अब ये s का क्यूब का मतलब क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बेटा हमारे पास देखो ना s पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इस वाले इक्वेशन में, इन ट्रायंगल OAQ, तो आपके पास r का स्क्वायर प्लस छोटा r का स्क्वायर इक्वल्स टू s का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि आपके पास जो b की वैल्यू आई है म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट में बेटा r स्क्वायर प्लस छोटा r का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्यूब, रूट हटाएंगे 3/2 आ जाएगा बेटे। तो आपके पास b की नेट वैल्यू कितनी आएगी एक्सिस पर, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आप लोगों के पास एक्सिस पर आ जाती है। इसमें फिर आपके पास केस बन जाएंगे बेटा, केस क्या बनेंगे आइए देखते हैं। केस 1 जब आपके पास r बिल्कुल सेंटर पे हो जाएगा, यानी कि एट द सेंटर, सेंटर का केस अगर मैं लूँ तो r तो खत्म ही हो जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा b एट सेंटर, एट बीच में कितना आएगा, तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i r स्क्वायर को आप ऐसे दे दीजिए, 2 को इधर रख दीजिए, r तो हट जाएगा बेटा, ये कट जाएगा तो r का क्यूब आ जाएगा, एक r से r ये कट जाएगा, एक r बचेगा, तो क्या आ रहा है b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i अपॉन 2r। ये तो हम लोगों ने रिजल्ट कहीं ना कहीं देखा हुआ सा लग रहा है, सेंटर ऑफ द लूप, तो ये बिल्कुल सही है, जो डेरिवेशन हमारे पास है वो परफेक्ट आ रखी है। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास r बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है तो ये वैल्यू हमारे पास r क्यूब के इक्वल हो जाएगी, भाई r बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा तो इस r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास r स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, तो 2r क्यूब हो जाएगा, उस समय r स्क्वायर अपॉन r क्यूब हो जाएगा बहुत दूर जब जाएंगे।
ठीक है, तो ये चीज आप लोगों के पास इक्वल आती है। एक आता है आपके पास आर आर के इक्वल हो जाएगा, तो उसमें आ जाएगा 2 आर की पावर 5/2। ठीक है, आप करके देखना, उसमें जो आती है वैल्यू, जब आर की वैल्यू आर रखोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 टाइम्स छोटा आर की पावर 5/2। जब आप आर इज इक्वल टू आर लो, हाँ, जब बड़ा आर इज इक्वल टू छोटा आर आएगा तो उस केस में बेटा हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये 3 केस आप लोगों को बताए जाते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। इसका ऐसा ग्राफ बनता है। अब बेटा ग्राफ में इसका जो आता है, हमें यहाँ से पता पड़ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास किस पे आ रही है, सेंटर पे आ रही है। और जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं और डिक्रीज होती जा रही है, और एक पॉइंट पे जाते हैं डिक्रीज होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे तो जाके 0 हो जानी चाहिए, राइट। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि ये कुछ इस तरीके से, राइट। अब एक्चुअल में क्या होता है कि आपके पास ये एक्सिस का एक तरफ आपने ऐसे देखा, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं, चलो इस तरफ मैं बना के देखता हूँ, ठीक है। तो इस तरफ भी कहानी यही आएगी, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो इस तरफ आपको प्रतीत होगा, दिखा देगा, लेकिन ऐसा गलत है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके पास आपने लूप लगाया ऐसे और इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा, उसको अगर आप इमेजिन कर पाएंगे तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जो ये क्या होना चाहिए, dl और I के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन जो आपको आएगी वो इस पॉइंट पे कुछ ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर इसका ऐसे और इसका ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो ऐसे जाएगी। सिमिलरली इस पॉइंट पे जो हमारे पास आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इन दोनों का नेट किस तरफ आएगा, ये भी इसी तरफ आएगा। यानी कि जो इस तरफ आ रहा था, चाहे एक्सिस के इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, दोनों तरफ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो किस सेम ही डायरेक्शन में आएगी, और उनका जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम कहां पर होगा, सेंटर पे ही होगा। लेकिन आपको बताना हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऐड होती जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही इसी एक्सिस पर है, चाहे आप यहां पर निकाल लो चाहे आप इसके इस तरफ निकाल लो। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही रहने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव नहीं आ रही। हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पर कि उसके अगर अपोजिट साइड देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव आनी चाहिए, और उसका ग्राफ जो हमारे पास इसका था उसका कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, फिर उल्टा और नीचे से जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास इसी एक्सिस पे आई ना, तो और डिक्रीज हो रही है, बट लेफ्ट में शो तो करना ही पड़ेगा, एक्स एक्सिस तो लेफ्ट में है ना। मैग्नेटिक फील्ड की पूरी वैल्यू अगर मैं बी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो एक्स को तो नेगेटिव में प्लॉट करना पड़ेगा, बी नेगेटिव में नहीं जा रहा, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ये मैक्सिमम पे हो रहा है और फिर ऐसे, ये बिल्कुल सेम आता है दोनों, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये b वर्सेस x का ग्राफ इस तरीके से आपके पास आ जाता है, और ये छोटी सी डेरिवेशन होती है ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप। अब जो बेटा अगला टॉपिक है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वैसे तो पहले मतलब इस चैप्टर में नहीं किया, बट इसका इस्तेमाल हम लोग करना जानते हैं। एक्चुअली में जो अगला टॉपिक है वो आपके पास है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर मैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की बात करता हूँ तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है एक छोटे से एलिमेंट की वजह से वो बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज्ड इन इट। याद करना जरा, गॉसियन सरफेस क्या कहता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू q टाइम्स द एप्सिलॉन नॉट टाइम, q टाइम्स q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। यही कहता था, ये भी यही कहता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट। सर यकीन नहीं हुआ, ऐसे समझे, आपके पास एक स्ट्रेट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसकी वजह से आप लोगों को इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, है ना, ये भी आपसे पूछ जाएगा। इसके अलावा आपसे ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि इस किसी सेंटर पे निकाल लेता हूँ, पहले मैं लूप के देखो, मैंने मान के चल लिया कि यहाँ से इसी पॉइंट पे निकाल लेता हूँ P पर, मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एम्पियर लूप बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जैसे वहां पे क्या बनाते थे हम लोग, गॉसियन सरफेस बनाते थे, यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, एम्पियर लूप। तो बेटा इस पे एम्पियर लूप बना दो,
ठीक है। अब इस लॉ को लगाने के लिए आपके पास आपकी एनसीईआरटी कुछ कंडीशन मेंशन करती है और बताती है कि ये कब कब वैलिड होता है। सबसे पहले आंसर लिखा है बी इज टेंजेंशियल टू द लूप। क्या बोलता है? बी इज टेंजेंशियल टू द लूप, यानी कि आपके पास, अगर मैं इस लूप की बात करता हूं तो आपका बी टेंजेंशियल होना चाहिए लूप पर। अब मेरी एक चीज जरा ध्यान सुनना, आप लोग करंट एलिमेंट भी आप कितना लेते हो? यहाँ पे डीएल लेते हो। डीएल भी हमारे पास टेंजेंशियल है भाई, लूप पे डीएल भी होता है वो टेंजेंशियल होता है, और बी भी टेंजेंशियल आ गया। तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। भाई बी भी टेंजेंशियल है और डीएल भी टेंजेंशियल है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा लूप के लिए? 0 डिग्री बन जाएगा। और ये वैसे भी डॉट प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? डॉट प्रोडक्ट। तो आप कह सकते हो बी डॉट डीएल ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी डीएल कॉस 0। ये डॉट प्रोडक्ट कॉस का फंक्शन होता है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? ये बी डीएल आ जाएगा। वेल अभी आगे देखते हैं दूसरी लाइन क्या कहता है। दूसरा केस आप तब लगा सकते हो सेकेंड पॉइंट में, बी इज नॉर्मल टू द लूप, यानी कि ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि आपके पास जब बी इस लूप के नॉर्मल पे हो, ठीक है, कहीं पे भी, जैसे ये भी नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पे नॉर्मल ये होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ये होगा, हर जगह पर जहां पे लूप है उसके नॉर्मल, मैग्नेटिक फील्ड आपका लूप के नॉर्मल। और तीसरा पॉइंट कहता है बी वेनिशेस, यानी कि जहां पे आपके पास बी खत्म कर दो, तब भी आप एम्पियर एंड लूप का इस्तेमाल करके कहीं निकाल सकते हो। बट नीचे वाली जो दो कंडीशन है, कौन कौन सी? जहां पर बी लूप के नॉर्मल रहेगा और जहां पर बी 0 हो जाएगा, उसके केस में आपके पास वैल्यू 0 आ जाएंगे। कैसे? देखो ना बेटा, बी डॉट डी एल ये 90 डिग्री बन जाएगा अगर इसके नॉर्मल है। लूप के 90 तो मतलब करंट एलिमेंट के डीएल के भी तो 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि अगर इस पॉइंट में मेरे को लूप निकालना है तो ये तो हमारे पास डीएल वैल्यू यहाँ पर आएगी, पूरे लूप के परपेंडिकुलर, तो डीएल के ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये जब cos 90 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और बी वेनिशन मतलब जब बी 0 हो जाएगा तो भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बेसिकली ये सबसे पहली वाली कंडीशन है, मैं अगर उसको यहाँ पर इम्प्लाई करूँ कि बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बी डी एल कॉस 0, यानी कि आपके पास बी टेंजेंशियल है टू द लूप, बी इज टेंजेंशियल टू द लूप। तो बी एंड डी एल इस समय पर कितना एंगल बना रहे होंगे? आपके पास 0 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे बेटा। तो यहाँ पर आप लोग इसको लीजिए बी डी एल, तो बी डी एल कॉस 0 1 होता है, तो आपके पास बी डी एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई आ जाएगा बेटा। अब आप लोगों के पास dl को अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे धीरे धीरे तो क्या हो जाएगा आपके पास? b डॉट dl का इंटीग्रेशन l, तो dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट i, और i यहाँ पे आप नीचे कर दीजिए इसको, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 पाई r, l को ले गया नीचे और इंटीग्रेट करके 2 पाई r आ गया। अब जरा इसी केस को मैं देखूँ, इसे केस को देखते हैं बेटा। ये केस बिल्कुल सेम हो गया है जो आपके पास इनफाइनाइट वायर की डेरिवेशन आया था, कहीं तो वही, यहाँ पे मैंने एक एम्पियर लूप बनाया जो कि डिस्टेंस r पे था। अब अगर मैं सेंटर पे चेक कर, उस इनफाइनाइट वायर के जो हमारे पास वैल्यू आती थी, कितनी आती थी याद है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ऑफ 4 पाई r था क्या? 4 पाई था ना यार, लिख दो ना सीधा, sin phi 1 प्लस sin phi 2, phi 1 phi 2 90 हुआ करते थे, ये 2 आता था, 2 से कट जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आता था। यही डायरेक्ट मैंने आपको करके दिखाना था, क्योंकि हमारे पास मैंने वैल्यू इस बार लग ली है। मैंने कहा कि b डॉट dl जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स i होगा, राइट? b डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स i होगा, तो b डॉट dl किसके इक्वल है? b dl cos 0 की, तो आपने cos 0 की वैल्यू मैंने क्यों आई आपको पता पड़ गया है कि b और लूप हमारे पास क्या है? टेंजेंशियल है, दोनों के पीछे 0 डिग्री का एंगल बना है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि आपके पास 2 पाई r जो आई है वैल्यू, ये बिल्कुल सेम वही है ना जो एक वायर की वजह से, मैंने आपको ये तो बोला था कि वायर की वजह से निकाल के दिखाइए बाय यूजिंग एम्पियरल लॉ। तो एम्पियरल लूप आपने बना दिया जिसकी रेडियस r थी, और आप अपना आराम से आंसर निकाल सकते हो एम्पियरल लूप लगाकर। लेकिन इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे।
बेटा इसके बाद आपकी एनसीईआरटी एक एग्जांपल मेरी बुक में एनसीईआरटी 4.8 है, बट उस 4.8 को करने से पहले एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ये एनसीईआरटी का बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। राइट, इसमें कहा है कि अगर आपके पास एक सिलेंडर है, ये ठीक है, और उस सिलेंडर पे आपके पास करंट फ्लो हो रहा है, सिलेंडर पे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और सिलेंडर कैसा है आपका, हॉलो है, ठीक है, ये आपके पास हॉलो सिलेंडर है, ये अंदर से खाली है, ठीक है। अब आपके पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिलेंडर पे हो ही रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछता है जब पॉइंट P इसके बाहर है तब बताइए मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और जब पॉइंट P एक बार इसके अंदर है तब बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। केस 1 केस 2 और दूसरे केस की कहानी यही सेम चीज, जब आपके पास यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है, जब ये कैसा हो जाएगा, सॉलिड कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि सिलेंडर कैसा बन जाएगा इस बार हमारे पास, सॉलिड वाला, यानी कि इस बार करंट अंदर फ्लो होगा। तो एक बार पॉइंट P पर क्या होगा, एक बार पॉइंट P, तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहता है द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे करंट I जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट इस केस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है, इसमें से सरफेस पर है। तो आपके पास एक बार इस पॉइंट पे निकालना, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे। दिखने में आपको आंसर सेम लगेंगे बट सेम है, ट्राई कीजिए। पूरी सिलेंडर की अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, सिंपल से इसके जहां से जिस पॉइंट से बोल रहा है उस पॉइंट पे एक एम्पियर लूप बना दिया, ठीक है, और एम्पियर लूप पे वैल्यू हम लोग मान के चल लेते हैं, ये बड़ा R होगी। अब बेटा इस P पॉइंट पे देखो, करंट हमारे पास इसकी सरफेस से जा रहा था ना, इसकी सरफेस से करंट जा रहा था, तो मतलब इस पॉइंट P के अंदर जो इससे करंट जा रहा था सब इनक्लोज हो चुका है, आ चुका है। तो हमारे पास इसमें जो BDL लगाऊंगा इस वाले सरफेस में, कौन से वाले, बड़े वाले, ये तो BDL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I, यही कहता है आंसर भाई। B डॉट DL जो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट टाइम्स होगी I, ये तो एम्पियर लूप को कहना था। तो कहानी क्या है, कुछ भी नहीं भाई, DL की वैल्यू इंटीग्रेट करके एक छोटे वैल्यू के लिए L, और पूरा करूंगा 2 पाई R हो जाएगा बड़ा वाला। B डॉट 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, तो आपके पास B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आ जाएगा। ये कहानी खत्म हो गई, सिंपल, सॉरी 2 पाई बड़ा R लेना है, ये आंसर तो मैंने निकाल लिया था, ठीक है। अंदर की बात अगर मैं करता हूं तो अंदर यहाँ पर भी आपको एक एम्पियर लूप लेना पड़ेगा, ये तो करेगा कहानी, बट अगर आप इसके अंदर एम्पियर लूप लोगे तो आपके पास करंट तो बाहर था ना सरफेस पे, तो अंदर कोई करंट है ही नहीं, तो आप B डॉट 2 पाई छोटा r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I रखोगे, I तो है ही नहीं, तो I तो 0 हो गया। तो बेटा यहाँ पर आप लोगों के पास ये कितना आ जाएगा, 0, यानी कि इस केस का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो अंदर तो 0 है, पर बाहर हमारे पास 1/r की तरह वेरी कर रहा है, यहाँ पे B 1/r ऐसा ग्राफ बनेगा, B वर्सेस R का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। लेकिन इस केस में कहानी अलग होगी। पहली बात तो मैंने बोला है करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो यानी कि बाहर वाला केस सेम ही आएगा। अगर लेट्स से कि हमारे पास ये डिस्टेंस बाहर वाली बड़ा R है और ये वाली लूप बनाएगी अंदर, लेट्स से कि ये कितना है, छोटा R मान लेता हूँ, ओके। अब की बार बेटा अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो चीज सेम रहेगी वो करंट नहीं है, करंट डेंसिटी सेम रहेगी। किसी भी जगह पर आप लोगों को करंट डेंसिटी कराई थी, ओम्स लॉ, उसके बाद जो टॉपिक उसमें करंट डेंसिटी कराई थी, करंट पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब जो छोटे वाले इसमें जो करंट आएगा, लेट्स से I R वाला करंट, तो करंट छोटा r अपॉन में एरिया ऑफ इसका, ये बराबर होगा I एट पॉइंट P करंट पर यूनिट एरिया अपॉन बड़ा वाला करंट, यानी कि बड़ा वाला 2 पाई R वाला एरिया सॉरी पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए I R अपॉन पाई इंटू छोटा R स्क्वायर, ये बड़ा होगा, IP मतलब पूरा I, बड़ा वाला I अपॉन में पाई इंटू बड़ा R स्क्वायर, पाई से पाई गया, तो इस I R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अंदर वाले के लिए, I R इज इक्वल्स टू I इंटू R स्क्वायर अपॉन में बड़ा R स्क्वायर, राइट। ये तुम्हारे पास अंदर जो करंट आया उसकी वैल्यू आ गई है। अब बाकी सारी कहानी सेम भैया, B डॉट DL हमारे पास इसके इक्वल रहता है, B डॉट DL इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट टाइम्स आई, बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आई के इक्वल रहने वाला है। अब डी एल की वैल्यू को आप इंटीग्रेट करेंगे धीरे धीरे तो कितना आएगा, छोटा आ रखा है बी डॉट 2 पाई आर, बी डॉट 2 पाई इंटू छोटा आर इज इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या आई है, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर और इधर आर स्क्वायर। तो यानी कि इस पे हमारे पास r कैसे करेगा, डायरेक्टली डिपेंडेंट है। यानी कि जब अगर कंडक्टिंग वैल्यू है हमारे पास, कंडक्टिंग सरफेस दे रखा होता है तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो इसका ग्राफ बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, अंदर तक तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था, जैसे ही आप बाहर पहुंचेंगे इस पे यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से 1/r की, तो कोई अंतर नहीं रहेगा, इसका तो आपको करा दिया मैंने। ये सेम ही आएगा बेटा बाहर वाला केस, बाहर तो सेम क्योंकि इतना ही करंट इसने एनक्लोज कर रखा होगा। तो ये b आउटसाइड, तो b आउटसाइड 1/r और यहाँ पर b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये आपके पास b वर्सेस r का ग्राफ आ जाएगा, जो कि आप लोगों की एनसीईआरटी में हमारे पास दे रखा होता है। और इसी के साथ ही आपके फिगर 4.16 का जो ग्राफ है बेटा वो आप लोगों को यही समझाना चाह रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आया कंडक्टिंग बॉडी की वजह से। वो कैपिटल आर भी होगा, b वर्सेस प्रोपोर्शन टू 1 बाय कैपिटल आर। अच्छा बेटा आप एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आर आर दो बार सेम हो चुके हैं, इस आर को a कर लो, मतलब ये आर रहने दो, ये अंदर वाला ना a कर लो बेटा प्लीज। इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस a, तो ये वाली जो करंट डेंसिटी सेम आएगी, ये भी हमारे पास क्या आएगी पाई a स्क्वायर, ये भी हमारे पास पाई a स्क्वायर, इसको a कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये भी वैल्यू हमारे पास इसकी इक्वल आ जाएगी a स्क्वायर और ये हमारे पास a स्क्वायर। वही मैं बोल ठीक रहा है, हूं। तो ये आप कंफ्यूज मत होना बेटा उसके केस में बिल्कुल भी। और यहाँ पर एक मतलब ये रेडियस ऑफ अ सिलेंडर है वो r है, बड़ा वाला r बाहर का पॉइंट है, छोटा वाला अंदर का, इसका रेडियस है। इसमें तो खैर यूज ही नहीं हुआ है, इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जो कहानी आएगी वो सारी इसी की आएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना प्लीज, आई एम सॉरी मैंने वो ध्यान नहीं दिया आपका कि r और r जो है इसका, तो a छोटा रेडियस मान लो तो आपकी वैल्यू अब खत्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगला लेक्चर लेंगे इसमें आपका सोलेनॉइड, टॉरॉइड, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।